Hello student, let's get back to our first chapter of history, class 8. हम इसमें पहले ही देख चुके थे कि हिस्ट्री के ओवरव्यू 18th सेंचुरी का हमने देखा था, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री देखी थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखा था, राइज ऑफ कैपिटलिज्म देखा था और 18th सेंचुरी में क्या क्या इन्वेंशन हुए ये हम पहले ही देख चुके थे. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म. Imperialism and colonialism. First of all, imperialism क्या है? Imperialism एक लैटिन शब्द imperium से बना है, जिसका मतलब होता है पावर. Imperialism का मतलब होता है कि जो पावरफुल इकोनॉमीज होती है या जो पावरफुल कंट्रीज होती है वो वीक कंट्री या वीक इकोनॉमी को कंट्रोल कर लेती है, उसी को हम कहते हैं इंपीरियलिज्म. जब कोई पावरफुल कंट्रीज या पावरफुल इकोनॉमीज जिन्हें कहा जाता है इंपीरियलिस्ट, वो इंपीरियलिस्ट जब किसी वीक कंट्री को अपने कंट्रोल में कर लेती है उसे हम कहते हैं इंपीरियलिज्म. नाउ व्हाट इज कॉलोनियलिज्म? कॉलोनियलिज्म का मतलब है कि आप एक किसी और नेशन के हैं और आपके यहाँ जो गवर्नमेंट है वो किसी और नेशन की है. जैसे जो ब्रिटेन के लोग थे, ब्रिटिशर्स, उन्होंने इंडिया को एक कॉलोनी बना लिया था. मतलब वो इंडियन नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने इंडिया पे रूल किया, उसी को हम कहते हैं कॉलोनियलिज्म. नाउ देखिए, जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, हम देख चुके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में, तो जो यूरोपियन कंट्रीज थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद यूरोपियन कंट्रीज में रॉ मटेरियल की डिमांड जो थी वो बढ़ गई थी. यूरोपियन कंट्रीज में रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ गई और उनको फिनिश गुड के लिए भी एक अच्छा बड़ा मार्केट चाहिए था. लेकिन यूरोपियन कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी. सारी यूरोपियन कंट्रीज वर स्मॉल एंड वर नॉट एबल टू सेटिस्फाई देयर डिमांड फॉर रॉ मटेरियल. ऑल्सो द मार्केट फॉर फिनिश प्रोडक्ट वॉज वेरी स्मॉल. अब वो ऑल्टरनेट सोर्स ढूंढने लगे, तो उन्होंने क्या किया कि इंपीरियलिज्म मतलब दूसरे कंट्रीज में अपना कंट्रोल, जो वीक इकोनॉमीज थी उस पर अपना कंट्रोल बनाना स्टार्ट कर दिया. अब जो वीक कंट्रीज थी वहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी वीक थी. जो वीक कंट्रीज थी वहाँ की गवर्नमेंट वीक थी, इसलिए वो जो पावरफुल यूरोपियन थे उनको रेजिस्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यूरोपियन कंट्रीज ने इजीली उन कंट्रीज को इंपीरियलाइज कर लिया और धीरे धीरे होल ऑफ द एशिया और अफ्रीका था वॉज डिवाइडेड बिट अमंग द इंपीरियलिस्ट. जो इंपीरियलिस्ट थे उनमें डिवाइड हो गया पूरा और एशिया और अफ्रीका. वो इंपीरियलिज्म कंट्री कौन कौन सी थी? ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, यूएसए और लेटर इसमें जापान भी इंक्लूड हुआ. ये सारी थी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थी, स्ट्रॉन्ग और इंपीरियलिस्ट कंट्री थी, जिन्होंने वीक कंट्रीज जैसे कि एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज, एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज जो कि काफ़ी वीक थी अगेंस्ट यूरोपियन पावर्स, उनको अपने अंडर में कर लिया क्योंकि इनको रॉ मटेरियल चाहिए था और मार्केट चाहिए था. खुद ये सेल्फ सफिशिएंट थे नहीं, इसलिए इन्होंने जो दूसरी कंट्रीज थी उनको इंपीरियलाइज करना स्टार्ट कर दिया. द नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका. अब एशिया और अफ्रीका में कॉन्क्वेस्ट क्यों हुआ? किस वजह से जो इंपीरियलिस्ट थे उन्होंने एशिया और अफ्रीका को कॉन्क्वेस्ट कर लिया? फर्स्ट ऑफ ऑल, लैक ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. एशियन और अफ्रीकन कंट्री में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ ही नहीं था, जिससे कंट्री इंडस्ट्रियली काफ़ी वीक थी, इकोनॉमिकली काफ़ी बैकवर्ड थी. सेकेंड, ये मिलिटरली वीक थी. जो यूरोपियन की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज उस मिलिट्री को रेजिस्ट नहीं कर पाई क्योंकि इनकी मिलिट्री बहुत वीक थी. थर्ड इज एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशन. यूरोपियन कंट्रीज का अपना नेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था
उनकी पावर्स, उनकी गवर्नमेंट्स ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिसको एशिया और अफ्रीका रेजिस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ की पावर उनके कंपेयर में काफ़ी कम थी. एंड द लास्ट इज एब्सेंस ऑफ मिडिल क्लास. देखिए जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ थी, या तो उनमें काफ़ी रिच लोग थे या तो काफ़ी पुअर लोग अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते थे, और रिच लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं थी, और मिडिल क्लास की यहाँ पे कमी थी. दैट्स वाई जो यूरोपियंस कंट्रीज़ थी उन्होंने ईजीली यहाँ पे इनको इम्पीरियलाइज कर दिया. द नेक्स्ट टॉपिक इज कंसिक्वेंसेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके क्या रिजल्ट्स आए. इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल. सो फर्स्ट इज इकोनॉमिक, कि इकोनॉमिकली क्या क्या रिजल्ट्स आए. देखिए इकोनॉमिकली जो फार्मर्स थे, इंडस्ट्रीज के आने से ये लैंडलेस हो गए थे. अब फार्मर लैंडलेस हुए तो सीधी सी बात है कि ये अनएम्प्लॉयड हो गए. अब फार्मर्स अनएम्प्लॉयड हुए तो इनको पैसे कमाने के लिए सिटीज़ में जाना पड़ा, इन सर्च ऑफ जॉब. सिटीज़ में गए तो जो सिटीज़ की कंडीशन थी, और सिटीज़ ओवर क्राउडेड हो गई थी, सिटीज़ जो थी वो ओवर क्राउडेड हो गई, और यहाँ की हेल्थ और सैनिटाइजेशन बिल्कुल वीक हो गया. हेल्थ जो थी काफ़ी वीक हो गई. ये थे हमारे इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज, यानी कि इकोनॉमिक रिजल्ट. द नेक्स्ट इज सोशल रिजल्ट. देखिए सोशली क्या हुआ कि पूरी कंट्री 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई. एक तो वो थे जो रिच थे, जिनके हम पहले भी बात कर चुके, जो कैपिटलिस्ट थे, जो सारा प्रॉफिट्स खुद के अंडर में रखते थे. और एक थे जो वर्कर्स वाला रीजन था, वर्कर्स. इनके पास सब कुछ था, देवर हैव्स, और जो वर्कर्स थे वो हैव नॉट्स थे. मतलब इनके पास कोई प्रॉफिट नहीं था. तो जो रिच थे वो तो अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जीने लगे, उनकी लाइफ तो काफ़ी कंफर्टेबल थी. पर जो वर्कर्स और जो पुअरर सेक्शन था वो काफ़ी वीक हो चुका था. उनकी लिविंग कंडीशंस काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, वो स्लम्स में रहते थे. और उनकी कंडीशंस काफ़ी वीक हो गई थी. इसी तरह सोशली 2 क्लास में बढ़ गया था, एक था रिच और एक था वर्कर्स. अब पॉलिटिकली क्या हुआ. देखिए पॉलिटिकली जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनकी पावर्स बढ़ती गई. अब उनको और बड़ा मार्केट चाहिए था. सी के नए नए रूट्स डिस्कवर हो गए थे, जिससे वो वॉयजेस करते थे, मतलब समुद्री यात्रा करते थे. तो नई नई लैंड्स डिस्कवर होती गई. जैसे जैसे वॉयजेस बढ़े, मतलब समुद्री यात्रा बढ़ी, वैसे वैसे नई लैंड डिस्कवर हुई. नई लैंड जैसे ही डिस्कवर होती वो उसको कॉलोनीज में कन्वर्ट कर देते, कॉलोनियलिज्म में क्रिएट हो जाता. वैसे ही जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनकी पावर्स बढ़ती गई, और धीरे धीरे एशिया और अफ्रीका को उन्होंने पूरी तरह इंपीरियलिस्ट कर दिया. अब जो फर्स्ट कॉलोनियल कंट्रीज थी, मतलब जिन्होंने कॉलोनी बनाना एस्टैब्लिश किया, वो थी पोर्टुगल, इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस एंड स्पेन. ये सारी कंट्रीज थी जिन्होंने फर्स्ट कॉलोनियलिज्म स्टार्ट किया. मतलब ये दूसरी कंट्रीज में जाते और उस कंट्रीज पे अपना रूल स्टार्ट कर देते. तो ये थे हमारे कंसिक्वेंसेस, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने से क्या क्या रिजल्ट निकले, क्या क्या कंसिक्वेंसेस निकले. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द अमेरिकन रिवॉल्यूशन. देखिए 18th सेंचुरी में अमेरिका और फ्रांस में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ. अमेरिका एंड फ्रांस.
यहाँ पे रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। ये रिवॉल्यूशन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से बिल्कुल डिफरेंट था, ये एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन था। देखिए, जो अमेरिका के कॉमन पीपल थे, कॉमन पीपल्स ऑफ अमेरिका, वो ये चाहते थे कि हमारी जो गवर्नमेंट हो वो डेमोक्रेटिक हो, सबको इक्वल राइट्स दे, ऐसी गवर्नमेंट हो जो सबको इक्वालिटी दे और फ्रीडम दे, आज़ादी दे। ये जो अमेरिका के कॉमन पीपल थे वो चाहते थे। नाउ नेक्स्ट क्या हुआ कि जब अमेरिकन कॉन्टिनेंट डिस्कवर हुआ तो जो यूरोपियंस थे वो यहाँ आके बस गए, जिसे नॉर्थ में फ्रेंच, स्पेनिश जो था वो सेंट्रल पार्ट में था। ये सारी कॉलोनियल कंट्रीज थी। सेंट्रल पार्ट में स्पेनिश, और ईस्टर्न में ब्रिटिश। अब ये जो थे वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे सेटल हो गए, और इन्होंने क्या किया कि जो वहाँ के नेटिव रेड इंडियंस थे, रेड इंडियंस कहने का मतलब वहाँ के नेटिव अमेरिकन जो वहाँ पहले से रहते थे, नेटिव अमेरिकन्स जो प्रॉपर वहीं के थे और वहाँ रहते थे। जैसे हम इंडियंस, हम इंडिया में रहते हैं, वैसे ही वहाँ के नेटिव अमेरिकन्स। जब ये लोग वहाँ बस गए तो इन्होंने जो नेटिव अमेरिकन्स या जिन्हें हम रेड इंडियंस कहते हैं उनको वहाँ से बिल्कुल ड्रॉ अवे कर दिया। इन्होंने अपनी पावर्स वहाँ जमा दी और इनको बिल्कुल ड्रॉ अवे कर दिया वहाँ से। इनके वेलफेयर में ना तो ये सोचते, नहीं इनके वेलफेयर में कोई काम करते, ये बस अपना प्रॉफिट देखते। उससे क्या हुआ कि जो रेड इंडियंस थे उनके मन में एक बात आई कि भाई हमारा तो कोई रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिशर्स में नहीं है, वो हम पे रूल कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ नहीं है। तो इन्होंने एक स्लोगन स्टार्ट किया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम कोई भी टैक्स नहीं पे करेंगे जब तक उसका रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं मिलेगा। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये उन्होंने स्लोगन दिया। अब वहाँ के कुछ अलग अलग लोग थे, जैसे कि इंग्लिश फ्रेंच फिलोसोफर थे, जैसे कि थॉमस पेनी, वोल्टेयर। ये अमेरिकन फिलोसोफर थे और इन्होंने सबको मोटिवेट किया अपनी आवाज़ उठाने को, कि अब हम टैक्स नहीं पे करेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे। इन्होंने सबको मोटिवेट किया और इनसे मोटिवेट होकर सब ने आवाज़ उठाई। वो डिटरमाइंड हो गए कि उनके जो राइट्स हैं वो सारे उनको मिले। ये सब होते हुए भी जो ब्रिटिशर्स ने थे उन्होंने टी पर टैक्स लगा दिया। टी यानी कि जो चाय होती है, लाख इम्पोज करने के बाद भी उन्होंने टी पर प्रोटेस्ट लगा दिया। तो जो रेड इंडियंस थे, यानी कि हम बात कर ही चुके हैं नेटिव अमेरिकन्स, जो रेड इंडियंस थे उन्होंने क्या किया कि वो शिप में एंटर हुए और जो चाय का यानी कि टी चेस्ट था उन्होंने वो पूरा के पूरा समुंदर में फेंक दिया। क्यों फेंका? क्योंकि उन्होंने टी पे जो था वो टैक्स इम्पोज कर दिया था। इतने प्रोटेस्ट होने के बाद भी उन्होंने टी पर टैक्स इम्पोज कर दिया था, जिसकी वजह से जो नेटिव अमेरिकन थे उनमें गुस्सा जागा और उन्होंने शिप पे जाके टी चेस्ट को जो है वो सी में फेंक दिया। इस इंसिडेंट को हम बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। बोस्टन टी पार्टी के नाम से इसे जाना जाता है। अब वैसे ही देखिए, ब्रिटिश ने इस पे कुछ खास ध्यान नहीं दिया, उन्होंने इस रिवॉल्यूशन पे कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन अमेरिकन जो थे, जो नेटिव अमेरिकन्स थे वो निडर होके लड़ते रहे। फाइनली
On 4th of July 1776 जो ब्रिटिशर्स ने 13 कॉलोनीज बनाई थी वो वहाँ सेटल हुए और उन्होंने 13 कॉलोनीज क्रिएट करती थी। इन 30 कॉलोनीज में कई लोग थे, जैसे कि न्यूयॉर्क था, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, ऐसे करके उन्होंने 13 जो कॉलोनीज बनाई थी उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। मतलब उन्होंने अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। और ये जो पूरा इंसिडेंट था वो थॉमस जेफरसन के द्वारा फ्रेम था। थॉमस जेफरसन। अब ब्रिटिशर ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया, उनको बहुत सप्रेस किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस जो पूरे रिवॉल्यूशन को भी सप्रेस करना चाहा, लेकिन जो कॉलोनियलिस्ट थे उन्होंने बिल्कुल निडर होके अगेंस्ट में बहुत सारे नए नए स्लोगन्स दिए, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जारी रखा। फाइनली जो 13 कॉलोनीज थी वो अपने आप में जुड़ के, जो 13 कॉलोनीज जिनकी हमने बात की, वो सारी आपस में वो 13 कॉलोनीज आपस में जुड़ के उन्होंने अपना अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया जिसे हम जानते हैं USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की उन्होंने फॉर्मेशन की और जो ब्रिटिश रूल्स थे उन पे उनसे वो आज़ाद हो गए। अब ये एक लौता दुनिया का ऐसा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने इनको गारंटी दी फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब बोलने की आज़ादी, एक्सप्रेशन, इक्वालिटी मतलब एक समान व्यवहार। ये दुनिया का हमें याद रखना है कि ये दुनिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने ये सारी फ्रीडम गारंटी की, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड इक्वालिटी। और उनके सारे सिटीजन्स को उन्होंने ये तीन पूरे अधिकार दिए, स्पीच, एक्सप्रेशन और इक्वालिटी के। इस पूरे अमेरिकन रिवॉल्यूशन को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और पूरे जो कंट्रीज थे उस पे इस वॉर का काफ़ी इफेक्ट पड़ा। सब ने इनसे सीखा, जाना कि कैसे कोई अगर दूसरा हम पे पावर दिखा रहा है तो हम उसको कैसे ऑपरेस करें, उसके अगेंस्ट में कैसे बोलें। दैट वॉज ऑल अबाउट अमेरिकन रिवॉल्यूशन। Okay, that's all for now. In our next class, we will discuss about French Revolution, growth of nationalism.